हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ चिट्ठी का सफ़र। 2 वीडियो में पहले मैं आपको पाठ पूरा समझा चुकी हूँ, है ना। तो इस वीडियो में हम करेंगे अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपना वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, गांधी जी को सिर्फ उनके नाम और देश के नाम के सहारे पत्र कैसे पहुंच गया होगा। जैसे हमने पाठ में देखा था, हमारा जो पहला पत्र था गांधी जी के नाम पर लिखा हुआ था, उसमें सिर्फ लिखा था महात्मा गांधी जी। तो ये इसलिए कह रहा है कि क्या लगता है आपको कि तो गांधी जी को जो पत्र है वो पहुंच गया होगा। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आज़ादी की लड़ाई में गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान था और भारत देश का हर वासी उनको जानता था, है ना। तो वो इतने ज़्यादा फेमस थे, इतने ज़्यादा प्रसिद्ध थे, तो हमें लगता है कि पत्र उनके पास पहुंच गया होगा क्योंकि सब लोग उनको जानते थे। तो आप ये लिख सकते हैं कि गांधी जी बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे। प्रसिद्ध यानी फेमस, जिसको सब लोग जानते हैं। पूरे भारत में उनको सब लोग जानते थे, इसलिए उनके नाम और देश के नाम के सहारे पत्र उन तक पहुंच गया होगा। हमारा अगला प्रश्न है, अगर एक पत्र में पते के साथ किसी का नाम ना हो तो क्या पत्र सही जगह पर पहुंच जाएगा। देखिए, जैसा आप बच्चों ने पता लिखना सीखा है, पूरा पता लिखना यानी कि घर के नंबर से लेकर के पिन कोड तक का जो हम पूरा पता लिख देते हैं, तो ये कह रहा है कि अगर उसमें नाम ना लिखें किसी का कि किसको देना है। हर घर में तो बहुत सारे मेंबर रहते हैं ना, तो अगर हम किसी एक मेंबर का नाम ना लिखें तो क्या वो सही जगह पर पहुंच जाएगा। तो बिल्कुल पहुंच जाएगा पत्र, क्योंकि हमने उस पर पूरा पता लिखा है। तो इसका उत्तर हो सकता है हाँ, पता लिख देने से पत्र सही जगह पर पहुंच तो जाएगा, लेकिन आपको पता है जैसे वो फैमिली मेंबर में किसी को भी मिल सकता है। तो ये आप लिख सकते हैं कि लेकिन किसी का नाम न होने से वह पत्र उस जगह पर किसी भी व्यक्ति को मिल सकता है। अतः पत्र लिखते समय पते के साथ उस व्यक्ति का नाम अवश्य लिखना चाहिए। ठीक है, वो कोई भी फैमिली का मेंबर उस पत्र को ले सकता है डाकिए से और पढ़ भी सकता है, क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम उस पर हमने नहीं लिखा है। हमारा अगला प्रश्न है, नाम न होने से क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। अब आपको पता ही है, अगर हमने पत्र पर किसी का नाम नहीं लिखा, सिर्फ पूरा पता लिख दिया है, तो वो किसी भी फैमिली मेंबर को मिल जाएगा, और किसी भी फैमिली मेंबर को मिल गया तो हो सकता है कि कोई भी फैमिली मेंबर उसको पढ़ ले, जिसको भी मिले वही पढ़ लेगा। तो जिसके लिए पर्टिकुलर, जिस बंदे के लिए हमने वो पत्र लिखा है, हो सकता है उससे पहले कोई और उस पत्र को पढ़ ले, है ना। तो नाम न होने से वह पत्र उस जगह पर किसी भी व्यक्ति को मिल सकता है, कोई भी व्यक्ति उसको पढ़ सकता है। अतः पत्र लिखते समय पते पर उस व्यक्ति का नाम अवश्य हमें लिखना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ वही व्यक्ति मिले उसी को लेटर और वही हमारा लेटर पढ़े, तो हमें उसका नाम जरूर लिख देना चाहिए। प्रश्न नंबर 4 है, पैदल हरकारों को किस किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। हमने पाठ में पढ़ा था कि जो हरकारे यानी कि जो डाक संदेश ले करके पैदल पैदल जाते हैं, उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। तो आप लोगों को पता ही है, जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा है कि अगर वो जंगल से गुजरते हैं तो उनको डर लगता है कि कोई डाकू लुटेरा उनको ना लूट ले, या कोई जंगली जानवर उन पर आक्रमण ना कर दे, है ना। जैसे शेर है, चीता है, कोई भी जानवर उन पर हमला कर सकता है। और जैसे बारिश आ गई है तो उनकी डाक भीग भी सकती है, तूफान आ जाए तो उनको बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। तो इस तरीके से ये सारी दिक्कतें हैं जिनका सामना पैदल हरकारों को करना पड़ता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, अगर तुम किसी को चिट्ठी लिख रहे हो तो पते में यह जानकारी किस क्रम में लिखेंगे। हमने पूरा पता लिखना सीखा था, उसमें देखा था हमने कि एक पर्टिकुलर क्रम होता है, पहले घर का नंबर आता है, फिर गली का नाम आता है ना। तो इसने क्या किया है, जैसे गली मोहल्ले का नाम, घर का नंबर, ये सारे उल्टे पुल्टे करके आपको मिक्स करके दे दिए हैं। तो और इनको आपको क्या करना है, सही क्रम में लगाना है। तो आप बच्चों को ये तो पता ही है। और इनको लगाने के बाद फिर ये इसने एक प्रश्न पूछा है कि तुमने इस क्रम में ही क्यों रखा। तो देखिए, जब हमने पूरा पता लिखना सीखा था तो हमने देखा था कि पता लिखने का सही क्रम क्या होता है। पहले घर का नंबर लिखते हैं, फिर गली मोहल्ले का नाम लिखते हैं, है ना, किस गली में है वो घर, फिर खंड का नाम, खंड यानी कि जो भी वो छोटी सी जगह होती है, अगर गांव है तो उसमें अलग अलग एरियाज़ होते हैं छोटे छोटे, जिनको पाना बोला जाता है ना। शहर होता है तो उसमें भी छोटे छोटे अलग अलग इलाके होते हैं।
खंड यानी कि एक भाग होता है। उसके बाद आता है कस्बा या फिर गांव का नाम या फिर शहर का नाम। ठीक है, आप अगर गांव में रह रहे हैं तो गांव का नाम या फिर शहर का नाम। जनपद होता है पूरा, ये पहले के टाइम में होते थे, जैसे राजा महाराजाओं का जब टाइम होता था तो एक इलाका होता था, राजनीतिक इलाका, तो उसको जनपद बोल देते थे। आजकल के टाइम में ये नहीं है, आप इसके डिस्ट्रिक्ट की जगह ले सकते हैं। तो जैसे आपको पता है कि गांव का नाम या शहर का नाम लिखने के बाद हम डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखते हैं, ज़िले का नाम लिखते हैं, तो यहाँ पर आप उसको जनपद की जगह रख सकते हैं। उसके बाद लास्ट में आता है राज्य का नाम। जैसे हम हरियाणा राज्य में रह रहे हैं तो राज्य का नाम। इसने पिन कोड नहीं दिया था, नहीं तो लास्ट में हम पिन कोड जरूर लिखते, लेकिन इसने जो हमें दिया था हमने सिर्फ वही क्रम में लगाया है। उसके बाद इसने पूछा कि आपने इस क्रम में क्यों लगाया। तो जैसा कि अब सब बच्चों को पता है कि जब भी हम कोई पता लिखते हैं, किसी के घर का पूरा पता हम एड्रेस लिखेंगे तो क्या करते हैं, छोटी भौगोलिक इकाई से यानी कि घर के नंबर से लेकर के हम बड़ी भौगोलिक इकाई तक बढ़ते हैं, यानी कि राज्य के नाम तक हम जाते हैं, देश के नाम तक हम जाते हैं। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि हमने इस क्रम में इसलिए लिखा क्योंकि पता लिखते समय छोटी भौगोलिक इकाई से बड़ी भौगोलिक इकाई की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अपने घर पर कोई पुराना या नया पत्तर ढूंढो, उसे देखकर नीचे लिखे प्रश्नों के जवाब लिखो। देखिए, अगर आपको कोई आपके घर में, अगर दादी के पास, नानी के पास, दादा के पास अगर पत्र नहीं मिलता है, तो जैसे आप बच्चे प्रार्थना पत्र लिखते हैं मुख्याध्यापक जी को, है ना, प्रधानाचार्य जी को, तो आप उससे भी आप अपने प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर सभी बच्चों का अपना अपना हो सकता है। जैसे इसने पूछा है कि पत्र किसने लिखा, किसे लिखा यानी कि किस व्यक्ति के नाम पर लिखा है, किस तारीख को लिखा, तारीख यानी कि दिनांक, डेट, किस डेट को वो लिखा गया है, यह पत्र किस डाकखाने में किस तारीख को पहुंचा, यानी कि किस डाकखाने में ये जाएगा, है ना, भेजने वाले के पते में उसका डाकखाने का नाम होता है, किस तारीख को पहुंचा। तो ये तो देखिए, पहले के टाइम में तो डाकखाने में जा कर के पता करना होता था कि किस तारीख को पहुंचा, या फिर सामने वाला जब वापस लेटर लिखता था तो वो बता देता था उसमें कि आपका उस दिन मुझे पत्र मिला। और आजकल तो क्या है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो आपको क्या है, मोबाइल फ़ोन से भी आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि किस तारीख को पहुंचा है। और ये उत्तर तुम्हें कैसे पता चला, तो ये देखिए, चलिए इस प्रश्न का उत्तर देखने के लिए हमें एक पत्र देखना पड़ेगा। जैसे देखिए, ये है एक हमारे पास दूरदर्शन अधिकारी को कार्यक्रमों में सुधार हेतु सुझाव पत्र लिखा गया है, ये है ना। तो इसमें जैसे सबसे ऊपर आप देख सकते हैं पता लिखा हुआ है C76 76 पांडव नगर दिल्ली, और फिर पिन कोड लिखा है, और दिनांक लिखा हुआ है 10/10/2002। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमें इसमें कौन सा, हमें अपने दो प्रश्नों के उत्तर मिल गए। सबसे पहले देखिए, ये आपका जो पता लिखा हुआ है इसमें दिल्ली लिखा हुआ है और इसका पिन कोड है पांडव नगर का दिल्ली, और पिन कोड दिया हुआ है। तो जो आपका प्रश्न पूछा गया है पिछले पेज में कि ये किस डाकखाने में पत्र पहुंचा, तो ये इसी डाकखाने में जाएगा, पांडव नगर के डाकखाने में, जो दिल्ली में पांडव नगर का डाकखाना है उसी डाकखाने में ये पत्र पहुंच जाएगा। उसके बाद इसने पूछा था कि दिनांक क्या है, डेट क्या है, तिथि क्या है, तारीख क्या है। तो ये जैसे दिनांक हर पत्र में हम लिखते हैं, जिस दिन भी हम पत्र लिखते हैं तो दिनांक अवश्य डालते हैं उसमें। तो जैसे इसका है तो आप भी अपने पत्र में से देख करके ऐसे पता कर सकते हैं। उसके बाद उसने पूछा था कि किसको लिखा है, किसके लिए लिखा है। तो देखिए, जैसे ये वाला पत्र है, ये महानिदेशक दूरदर्शन केंद्र, जो नई दिल्ली का दूरदर्शन केंद्र है उसका जो महानिदेशक है, उसका जो हेड है, डायरेक्टर है, उसके नाम पर ये पत्र लिखा गया था। तो ऐसे आप भी अपने पत्र में देख सकते हैं। उसके बाद सबसे नीचे जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है भवदीय पंकज गिरी, है ना। तो ऐसे आप भी अपने पत्र में देख सकते हैं कि नीचे किसका नाम लिखा हुआ है, आपको लिखा जरूर मिलेगा, आपका मित्र या आपकी आज्ञाकारी शिष्य, है ना। इस तरीके से आप देख सकते हैं, तो आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। ये मैंने सैंपल के लिए आप लोगों को दिखाया था, बाकी आप अपने पत्र को देख करके आप अपने प्रश्नों के उत्तर लिख देंगे। उसके बाद इसने लास्ट में क्वेश्चन पूछा था कि यह उत्तर तुम्हें कैसे पता चला। तो यह उत्तर हमें कैसे पता चला, ये उत्तर हमें इससे पत्र को देख करके ही पता चलता है कि ये किसने लिखा है, किसको लिखा है, किस तारीख को लिखा है और किस डाकखाने में ये किस तारीख को पहुंच जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा अगला प्रश्न है, चिट्ठी भेजने के लिए आमतौर पर पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र या लिफाफा इस्तेमाल किया जाता है। देखिए 3 चीज़ें इसने मेन बताई हैं, इनके मैं आपको चित्र भी दिखाऊंगी अभी।
पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र या लिफाफा। पोस्ट कार्ड होता है एक तरह का लिफाफा, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। ये एक लिफाफा होता है, इसके ऊपर आपको इसका रेट भी लिखा हुआ मिलेगा और आप देख भी सकते हैं इसमें, जैसे ये लाइनें दी हुई, यहाँ पर एड्रेस लिखना होता है, आप लोगों को पता लिखना होता है, और नीचे पिन कोड के लिए ये बॉक्स जैसे बना दी है, तो इनमें आपको पिन कोड भरना है, ठीक है। और ये पोस्ट कार्ड कहाँ यूज़ किया जाता है? ये एक देश के अंदर अंदर आप कहीं भी भेज सकते हैं। देश से अगर बाहर भेजना है तो पोस्ट कार्ड का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आप इस लिफाफे पर देख भी सकते हैं, पोस्ट कार्ड पर इसका नाम भी लिखा हुआ है इस पर हिंदी और इंग्लिश में, पोस्ट कार्ड, ठीक है ना। तो ये वैसे तो इसके रेट देखिए बदलते रहते हैं, पहले के टाइम में कम होता था, आजकल के टाइम में बढ़ गया है इसका रेट। ये लगभग आपको 10 रुपये का मिल जाता है, लेकिन आजकल ये अलग अलग तरह के पोस्ट कार्ड आते हैं। अगर आप थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का लेंगे तो वो थोड़ा सा महंगा भी मिलेगा, लेकिन नॉर्मल पोस्ट कार्ड आपको 10 रुपये का मिल जाता है। अगला है हमारे पास अंतर्देशीय पत्र। ये देखिए, जैसा कि मैं आपको पिक्चर में दिखा रही हूँ, इस पर लिखा भी हुआ है अंतर्देशीय पत्र, यानी कि ये भी क्या करता है, ये भी एक देश के अंदर अंदर ही आप इसको कहीं भी भेज सकते हैं। लेकिन देखिए, पोस्ट कार्ड और अंतर्देशीय पत्र में क्या फ़र्क है? पोस्ट कार्ड में आप अपना पत्र लिख करके इसके अंदर डालते हैं, पोस्ट कार्ड का जो लिफाफा है इसके अंदर आप डाल देते हैं। लेकिन अंतर्देशीय पत्र में देखिए, इस पर साफ लिखा भी हुआ है, जैसे मैं आपको देखिए ये खोल करके दिखाती हूँ आगे। इस पे लिखा हुआ है इसके अंदर कुछ भी ना डालें, यानी कि आप इसके अंदर कोई पत्र लिख करके डाल नहीं सकते हैं। इसमें 3 पेज दिए हुए हैं। ये जो नीचे का पेज आप ब्लैंक देख रहे हैं वाइट कलर का, यहाँ पर आप पेन से लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसके अंदर कुछ भी लिख करके डाल देंगे। और बीच में ये प्रेषक का पता, यानी कि आप जो भेजने वाला है इसको बोलते हैं प्रेषक, तो यहाँ पर आप अपना पता लिखेंगे और ऊपर में जो जगह दी हुई है यहाँ पर आप जिसको भेज रहे हैं उसका पता लिख देंगे, ठीक है। तो यही मुख्य अंतर है इसमें, अंतर्देशीय पत्र और पोस्ट कार्ड में। दोनों होते हैं एक देश के अंदर ही, एक देश के अंदर ही आप इनको भेज सकते हैं, लेकिन पोस्ट कार्ड में आप अपना पत्र लिख करके अंदर डाल देते हैं, लेकिन अंतर्देशीय पत्र में इसी जगह में आपको लिखना होता है, आप अंदर में कोई एक्स्ट्रा पे पर्ची वगैरह नहीं डाल सकते हैं। और ये देखिए, ये लिफाफा, ये तो आप सभी बच्चों ने देखा ही होगा, लिफाफा होता है जिसके अंदर हम अपना पत्र लिख करके डाल देते हैं। ये वाइट कलर में भी आते हैं और आजकल तो बड़े रंगीन और बड़े अच्छी क्वालिटी के भी पेपर, ये लिफाफे आने लगे हैं। तो जो वाइट कलर का होता है ये लगभग 2 या 3 रुपये का मिल जाता है। उसके अलावा अगर आप अच्छी बनावट का और अच्छा कलरफुल सा खरीदेंगे तो ये और ज़्यादा महंगा होता जाता है। और आप लोगों ने अपने घर में भी देखा होगा, जैसे मम्मी किसी को शगुन में पैसे देने के लिए जाती है तो वो इसी तरह के लिफाफे का इस्तेमाल भी करती हैं, ठीक है। तो ये अगर आप बड़ा लेते हैं तो ज़्यादा रेट आपको पैसे देने पड़ते हैं उसके लिए, और अगर आप छोटा लेते हैं तो नॉर्मली 2 या 3 रुपये में प्लेन आपको वाइट कलर का मिल जाता है। तो आप भी अगर आपके डाकघर के आसपास, आपके घर के पास डाकघर है तो आप जा कर के वहाँ पर भी इनका रेट पता कर सकते हैं कि ये कितने का आता है। हमारा अगला प्रश्न है, डाक टिकट इकट्ठा करो। 1 रुपये से लेकर 10 रुपये तक के डाक टिकटों को क्रम में लगाकर कॉपी पर चिपकाओ। इकट्ठा किए गए डाक टिकटों पर अपने साथियों के साथ चर्चा करो। तो देखिए, इसके लिए आपको क्या करना है, ये जैसे मैंने सैंपल्स के लिए कुछ डाक टिकट आपको दिखाई है। आपको डाकघर में जाना है, अगर आपके पास डाक टिकट नहीं है तो वहाँ पर आपको 1 रुपये की, 2 रुपये की, 10 रुपये तक की सारी डाक टिकटों को लेना है और आपको अपनी कॉपी में, नोटबुक में ऐसे चिपका लेना है। पहले क्रम से चिपकाना है आपने, क्रम यानी कि पहले 1 रुपये की डाक टिकट, फिर 2 रुपये वाली डाक टिकट, फिर 3 रुपये वाली, ऐसे करके आप 10 रुपये वाली डाक टिकट तक चिपकाते जाएंगे। और आप इनको ध्यान से अगर देखेंगे तो देखिए इन पे लिखा हुआ है, ये कितने रुपए की डाक टिकट है वो भी इस पे लिखा होता है, और उसके अलावा देश का नाम और बाकी कुछ और डिटेल्स भी इन पर लिखी होती हैं, तो आप इनको ध्यान से देख सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, शब्दकोश। नीचे शब्दकोश का एक अंश दिया गया है जिसमें संचार शब्द का अर्थ भी दिया गया है। अंश होता है उसका एक भाग, शब्दकोश होता है शब्दों का पूरा भंडार, ठीक है। उसमें से एक अंश यहाँ पर एक भाग आपको दिया गया है, और इसमें संचार शब्द, जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा था, बहुत जगह पर आया था संचार शब्द, उसका भी अर्थ यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर 3 शब्दों के अर्थ दिए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप याद कर लें सभी के। सबसे पहला है संगीतज्ञ। संगीतज्ञ होता है संगीत जानने वाला, संगीत की कला में निपुण, ठीक है ना। जैसे सितार वादक है, शहनाई वादक है, जो भी होता है संगीत के बारे में जिसको अच्छी नॉलेज होती है तो उसको हम बोलते हैं संगीतज्ञ, ठीक है। अगला है हमारे पास संग्रह।
संग्रह यानी कि जैसा डाक टिकट का संग्रह करते टाइम मैंने आपको बताया था, उस टाइम पाठ में आया था ये शब्द। संग्रह होता है इकट्ठा करना, लेकिन संग्रह शब्द के कुछ और शब्द भी होते अर्थ होते हैं। जैसे देखिए, ये है पुल्लिंग, यानी कि ये पुल्लिंग शब्द है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का आपको पता ही है ना, हिंदी व्याकरण के टाइम पर आप पढ़ते हैं। तो इसका पहला अर्थ है जमा करना, इकट्ठा करना, एकत्रित करना, संचय करना। ठीक है, इसके ये सारे अर्थ हैं। जैसे आप बच्चे ने, मैंने बताया था, कुछ बच्चे डाक टिकटों का संग्रह करते हैं, कुछ बच्चे पक्षियों की पंखों का संग्रह करते हैं, कुछ सिक्कों का संग्रह करते हैं, यानी कि उनको इकट्ठा करते हैं, अपने पास जमा करते हैं, उनका संचय करते हैं। और इसका देखिए एक वाक्य दिया है यहाँ पर, दीपक आजकल पक्षियों के पंखों का संग्रह करने में लगा है। बिल्कुल सिंपल सा वाक्य है, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका दूसरा अर्थ होता है इकट्ठी की हुई चीज़ों का समूह या ढेर। जैसे पत्थर इकट्ठे कर लिए हैं किसी ने बहुत अलग अलग तरह के, तो उनका जो ढेर बन गया है, संकलन जिसको हम बोलते हैं। जैसे टिकट का संग्रह हो गया, निबंध का संग्रह हो गया, जैसे बहुत अच्छे अच्छे निबंध हैं उनको कोई बच्चा अपने पास इकट्ठा करके रख लेता है, तो उसको बोलते हैं निबंध संग्रह। अगला शब्द है हमारे पास संचार। ये भी एक पुल्लिंग शब्द है और इसका पहला अर्थ है किसी संदेश को दूर तक या बहुत से लोगों तक पहुंचाने की क्रिया या प्रणाली, कम्युनिकेशन। इंग्लिश में आपने देखा होगा कम्युनिकेशन बोलते हैं इसको, तो हिंदी में भी इसको यूं का यूं आप यूज़ कर सकते हैं, है ना। और इसका अर्थ पाठ को पढ़ाते टाइम बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी संदेश है वो बहुत से लोगों तक पहुंचाता है। जैसे आपके घर में टेलीविज़न है, टीवी है ना, मोबाइल फ़ोन है, ये सारे संचार के माध्यम हैं, है ना। तो इसका एक और है टेलीफोन, टेलीविज़न, सैटेलाइट आदि संचार के माध्यमों से दुनिया आज छोटी हो गई है। ये इसका एक वाक्य बनाकर यहाँ पर दिया गया है। आप भी इस तरह का कोई साधारण सा वाक्य बना सकते हैं। दूसरा इसका अर्थ होता है संचार का किसी चीज़ का प्रवाह, यानी कि चलना या फिर फैलना। जैसे शरीर में रक्त का संचार, विद्युत का संचार। जैसे आप देखते हैं बिजली के तारों में क्या हो रहा है, बिजली की प्रवाह हो रहा है बिजली का, तो इसी को बोलते हैं विद्युत का संचार। जैसे शरीर में क्या होता है, हमारी जो रक्त धमनियाँ होती हैं, है ना, तो उनमें क्या होता है, रक्त का संचार होता है, रक्त चलता है इधर से उधर, है ना। तो संचार का दूसरा अर्थ ये भी है। तो अब देखिए, इसने 2 प्रश्न हमारे से पूछे हैं कि बताओ कि कौन सा अर्थ पाठ के संदर्भ में सही है। अब देखिए, रक्त का प्रवाह ये वाला अर्थ हमारे पाठ में नहीं आया है, हमारे पाठ में संचार के साधनों के बारे में बात हुई है। तो जो इसका पहला अर्थ था कि किसी संदेश को दूर तक या बहुत से लोगों तक पहुंचाने की प्रक्रिया या प्रणाली, कम्युनिकेशन, ये अर्थ क्या है, पाठ के संदर्भ में सही है। ठीक है, यानी कि पाठ में जो हमने पढ़ा है उसमें संचार शब्द का क्या अर्थ है, यहाँ पर क्योंकि संचार के 2 अर्थ दिए हुए थे, तो हमारा पहला वाला सही है। तो आप ये उत्तर लिख देंगे। अगला प्रश्न है, इस पन्ने को ध्यान से देखो और बताओ कि शब्दकोश में दिए गए शब्दों के साथ क्या क्या जानकारी दी गई हुई होती है। जैसे देखिए, अभी हमने देखा इस शब्दकोश में, इसमें क्या है, उसका लिंग बताया गया है ना। अगर वो एक वचन और बहुवचन का होता तो वो भी उसके बारे में ये बता देता है, शब्दकोश में लिखा हुआ होता है। अगर वो विशेषण शब्द है तो वहाँ पर वी लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, शब्दकोश में उस शब्द का अर्थ तो बताता ही है, साथ में उसका वाक्य में प्रयोग करके वो दिखा देता है, साथ में उसके हिंदी व्याकरण से संबंधित भागों की जानकारी भी दी हुई होती है। जैसे उसका कोई लिंग है तो लिंग दे देते हैं, कौन सा वचन है उसका रूप क्या है वो दे देते हैं, या विशेषण है तो वो भी लिख देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे तो शब्दकोश में ये सारी जानकारी दी गई हुई होती है। तो ये थे इस पाठ के अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर। मुझे उम्मीद है कि आप बच्चों को समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। और